नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बोलते हैं विजयनगर एम्पायर रूइंस आर फाउंड इन। तो बोलते हैं विजयनगर साम्राज्य के ध्वंसावशेष जो हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, इसके जो रूइंस बच गए हैं वो कहाँ पर मिलते हैं। तो इसके अवशेष जो हैं वो देखने को मिलते हैं कहाँ पर, ऑप्शन सी हम्पी में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब विजयनगर के जो अवशेष हैं वो हम्पी में देखने को मिलते हैं। हम विजयनगर एम्पायर के बारे में अगर हम बेसिक पढ़ेंगे ना, तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये जो विजयनगर एम्पायर है ना, इसके बारे में ध्यान रखना है कि इसकी कैपिटल जो था वो हम्पी में थी। तो कैपिटल ही इसकी हम्पी में थी, ये भी पता होना चाहिए, कैपिटल पूछ ली जाए। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी, तो विजयनगर एम्पायर की स्थापना जो था वो हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का ने लगभग 1336 में जो था वो इसकी स्थापना की थी। ये भी ध्यान रखना है। आपने ये ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना जो की गई थी वो कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी के तट पर जो था वो इसकी स्थापना की थी। विजयनगर के ही कुछ आगे राजवंश हुए, जिसमें संगम वंश आ गया, सालू वंश आ गया, तलु वंश आ गया, अराविडु वंश आ गया। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि संगम वंश की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का ने ही संगम वंश की स्थापना की। तालुब वंश की स्थापना नरसिंह तालुब ने की, और सालुब वंश की स्थापना नरसिंह सालुब ने की, और तुलुब वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की। अराविडु वंश की स्थापना जो था वो तिरुमल ने की थी। ये आपने ज़रूर ध्यान रखने हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आए विजयनगर एम्पायर से, वो आप जोड़ लेना अपने आगे फर्दर नोट्स में। 8वां क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर अकबर्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज। तो बोलते हैं कि अकबर का जो भूमि राजस्व प्रणाली थी वो किससे जुड़ी हुई है, वो इनमें से कौन सी थी। देखो, अकबर का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसके बारे में अगर बात करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ा लगेगा, क्योंकि ये पेपर थोड़े दिन पहले ही हुआ है, लगभग 1-1.5 महीना पहले हुआ है। तो उस टाइम हमने सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस की थी, डिटेल से डिस्कस नहीं किया था। इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ये जो बंदोबस्त प्रणाली थी ये भी अकबर की लैंड रेवेन्यू से जुड़ी हुई है। जब्ती सिस्टम भी इसके लैंड रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है, और टोडरमल रेवेन्यू सिस्टम भी जो है वो इसके लैंड रेवेन्यू सिस्टम से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों के बारे में पता चल गया कि तीनों के तीनों जो है वो अकबर से जुड़े हुए हैं। अकबर जो था ना, इसने धर्म को लेकर भी बहुत काम किया था। इसने दीन इलाही की स्थापना की थी। ये तो आपको पता है, परंतु ये भूल जाते हैं कि कब इसने दीन इलाही की स्थापना की थी। 1582 में इसने दीन इलाही की स्थापना जो था वो की थी। आपने ये भी ध्यान रखना है कि अकबर ने जो था वो इब्दाद खाने का निर्माण भी करवाया था। तो इब्दाद खाने का निर्माण पहले तो जब करवाया गया था तो इसको इस्लाम धर्म से जोड़ा गया, किंतु बाद में चलकर जो था इसको सभी विद्वानों के लिए जो था वो खोल दिया गया। सभी धर्मों के विद्वान जो था वो यहाँ पर आते थे, एक धर्म संसद होती, चर्चा होती थी। तो ये सब चीज़ें इब्दाद खाने में होती थी, ये पता होना चाहिए। टोडरमल का नाम यहाँ पर आया है ना, टोडरमल लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो टोडरमल के बारे में बात करें, ये अकबर के नवरत्नों में से एक हुआ करते थे। टोडरमल के अलावा अबुल फजल हो गया, फैज़ी हो गया, बिरबल हो गया, तानसेन हो गया, अब्दुल रहीम खाना हो गया, हकीम हुमाम हो गया, राजा मान सिंह हो गया, मुल्ला दो प्याजा हो गया। ये सारे अकबर के नवरत्नों में जो था वो आते थे, ये यहाँ से ध्यान रखना है। और अकबर के कार्यकाल के दौरान ही हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में हुई थी, तो ये भी जोड़ लीजिए। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं वेयर वॉज द सेशन ऑफ मुस्लिम लीग हेल्ड व्हेन द रेजोल्यूशन डिमांडिंग द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वॉज पास्ड। बोलते हैं जब पाकिस्तान के निर्माण की मांग करता प्रस्ताव पारित किया गया था, तब मुस्लिम संघ की बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ था। देखो, उस टाइम इसकी बैठक जो था वो कहाँ पर आयोजित की गई थी। ये बैठक आयोजित की गई थी आपके लाहौर में। लाहौर, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब लाहौर में इसकी बैठक आयोजित की गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में हमने कल परसों ही पढ़ा था, 4 दिन पहले ही। ये जो आपका मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। 1906 में इसकी स्थापना हुई। और कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, तो ढाका में जो था वो इसकी स्थापना हुई थी। ढाका बांग्लादेश में पड़ता है। और पहली कॉन्फ्रेंस जो थी वो मुस्लिम लीग की अमृतसर में हुई थी। आगा खान जो थे वो इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये अब ज़रूरी बन जाता है क्वेश्चन यहाँ से कि जब ये डिमांड रखी गई थी कि अलग से पाकिस्तान एक देश बनाया जाए,
तो ये कौन से ईयर में रखी गई थी? लाहौर तो सेशन था, ईयर कौन सा था? 1940 जो था ये ईयर था, 1940 का ये ईयर था, लाहौर का ये सेशन था और पाकिस्तान ने एक अलग देश बनाने की बात यहाँ पर रखी गई। इस टाइम मोहम्मद अली जिन्ना ने जो था ये बात की थी। इन्होंने जो था ये कहा था कि एक नेशन में रहना जो है वो मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। ये जो हिंदू और मुस्लिम का, अगर आप कहेंगे कि हिंदू और मुस्लिम को एक साथ रहना मुश्किल हो जाएगा, ये बात उन्होंने कही थी और अलग से पाकिस्तान बनाने की मांग 1940 में लाहौर सेशन में उन्होंने रख भी दी। और मुस्लिम लीग के द्वारा जो था वो डायरेक्ट एक्शन डे भी मनाया गया 1946 में। 1946 में इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बनता है। ये सारे हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं तो याद भी रखने होंगे आपको। ये एक बार पढ़ लिया उससे काम नहीं चलेगा, ये कंटिन्यू रिवाइज करते रहना है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 में बोलते हैं, यहाँ पर पूछ जाता है हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ बंगाली प्रोज। तो बोलते हैं कि बंगाली गद्य के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? अगर हम बंगाली अगर हम प्रोज की बात करें कि इसके पिता के रूप में किसको जाना जाता है, तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाना जाता है फादर ऑफ बंगाली प्रोज। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आप कहाँ पर पढ़ते हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आप पढ़ते हैं कि इन्होंने चाइल्ड मैरिज को लेकर प्रोटेस्ट किया। इन्होंने जो था, जो पॉलीगैमी प्रथा थी कि एक से ज़्यादा वाइफ जो है वो किसी की हो सकती हैं, उसके अगेंस्ट इन्होंने कैंपेन किए। इन्होंने जो था वो विडो रीमैरिज को लेकर भी विरोध किया। तो ये काम इन्होंने किए, इसीलिए ये फेमस भी हुए। तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में इतनी 3 पॉइंट अगर आपने याद रख लिए ना तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से अलग अलग वे में सॉल्व हो जाएंगे। और चौथा तो आपका ये बन गया ना, फादर ऑफ बंगाली प्रोज, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विदाउट एनी डिले। बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज। तो बोलते हैं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अब यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि पूछा क्या गया है। आपसे पूछा गया है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ऑप्शन डी सही आंसर है। और ये क्वेश्चन क्लर्क सेक्रेटरीट के एग्जाम के लिए भी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लर्क सेक्रेटरीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसकी टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ से आप इजीली अवेल कर सकते हैं। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो जो भी कमी रह जाती है आप में उसको आप पूरा कर सकते हैं। बात कर रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, तो लास्ट गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। इनसे पहले जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन की अगर आप बात करेंगे तो लॉर्ड माउंटबेटन जो था ये लॉर्ड वेवेल के स्थान पर बने थे। पहले लॉर्ड वेवेल हुए, फिर लॉर्ड माउंटबेटन हुए, फिर सी राजगोपालाचारी हुए। मैं इनके नाम क्यों बता रहा हूँ? इनके नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इनको अरेंज कीजिए नेम वाइज। तो नेम वाइज अरेंज करने को पूछा जाए तो ये आपने ध्यान रखना है। 3 तो आपने एटलीस्ट ध्यान रख लेने हैं। अब एक और क्वेश्चन आप जानिए लॉर्ड के बारे में, जो गवर्नर जनरल थे उनके बारे में। क्वेश्चन पूछ जाता है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस टाइम कौन थे? उस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन पूछ जाता है कि वर्नेकुलर जो प्रेस एक्ट था उसको किसने एबोलिश किया था, किसने समाप्त किया था? तो इसको 1882 में समाप्त किया गया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा जो था इसको समाप्त किया गया था। अब समाप्त लॉर्ड रिपन ने किया, तो पहले तो इंट्रोड्यूस भी तो हुआ होगा ना ये, तो इंट्रोड्यूस किसने किया था? लॉर्ड लिट्टन ने। लॉर्ड लिट्टन ने इसको इंट्रोड्यूस किया, लॉर्ड रिपन ने इसको ख़त्म कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई किसके कार्यकाल के दौरान हुई? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान हुई 1885 में। बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन जो था वो किसके कार्यकाल के दौरान हुआ? ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान। कौन से ईयर में हुआ था? 1905 में जो था ये बंगाल का विभाजन हुआ था। कब? 1905 में। ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन शायद पूछा गया था नायब तहसीलदार या एचएएस के एग्जाम में कि जब ब्रिटिश इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो वो किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी? वो वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान हुई थी। वो भी आपने ध्यान रखना है। तो ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज करवा दिए आपको। अब इनको अगर आप 1-2 बार रिवाइज रखेंगे तो एग्जाम में तो ये डेफिनेटली यहाँ से एक नया क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। यहाँ से आप और क्वेश्चंस को भी लिंक कर सकते हैं और उनके आंसर भी जो है वो कर सकते हैं। ऐसी भी हेल्प एग्जाम में होती है जब आप पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच वेदा इज रेंडर्ड म्यूजिकली। तो बोलते हैं कौन सा वेद संगीत रूप में प्रस्तुत किया जाता है? तो संगीत रूप में कौन सा वेद प्रस्तुत किया जाता है? ये नाम से ही पता चलता है कि साम वेद जो है वो संगीत रूप से जो है वो प्रस्तुत किया जाता है।
ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। अब सामवेद की बात करें तो ये संगीत रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा भी वेदों के बारे में कुछ ना कुछ हम जान सकते हैं। हम क्या क्या वेदों के बारे में जान सकते हैं? वेद जो हैं हमारे पास अलग अलग हैं। वेदों में हमारे पास ऋग्वेद आ जाता है, यजुर्वेद आ जाता है, सामवेद आ जाता है, अथर्ववेद आ जाता है। अगर ऋग्वेद के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये बहुत बार पूछा गया है ऋग्वेद के बारे में क्वेश्चन कि इसमें कितने सूक्त हैं। 1028 इसमें सूक्त हैं। ऋग्वेद के कौन से मंडल से जो है, कौन से मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है? तो आपने ध्यान रखना है गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से जो है वो लिया गया है। और ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद किसकी बात करता है? यजुर्वेद बात करता है आपके रिचुअल्स की, इसमें यज्ञों के बारे में दिया गया है, विधियों के बारे में दिया गया है। और सामवेद का आपको पता चल गया। अथर्ववेद किसकी बात करता है? ये मेडिसिन की थोड़ी बहुत बात कर लेता है, औषधियों की बात करता है, तो ये बात अथर्ववेद कर लेता है। ये वेदों के बारे में यहाँ पर क्लियरली हो गया। तो अब वेदों के बारे में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं रहा, बिल्कुल सही बात है। अगला देखिए 148 क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बोलते हैं शाका ईरा वॉज फाउंडेड बाय। शाका ईरा जो शक काल था इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना जो था वो कनिष्क के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब कनिष्क ने स्थापना की थी शक ईरा की। आपने ध्यान रखना है कि कौन से ईयर में की गई थी? 78 में की गई थी। 78 ईस्वी पूर्व जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। कनिष्क के कार्यकाल के दौरान गंधार स्कूल ऑफ पेंटिंग फली फूली। कनिष्क के कार्यकाल के दौरान चरक जैसे महान विद्वान हुए, नागार्जुन जैसे महान विद्वान हुए। और कनिष्क कौन से वंश से संबंध रखता था? कनिष्क जो था वो कुषाण वंश से संबंध रखता था। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार, तो इसको भी याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अकबर से रिलेटेड। अब अकबर के बारे में तो हमने पढ़ा, परंतु इस तरह का डीप क्वेश्चन तो हमने नहीं पढ़ा था। अब ये क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बोलते हैं अकबर एज्यूम्ड एक्चुअल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज एम्पायर इन। तो बोलते हैं कि अकबर ने अपने साम्राज्य के प्रशासन पर वास्तविक नियंत्रण कब किया था? कब इसने अपने साम्राज्य पर वास्तविक रूप से नियंत्रण हासिल कर लिया था? तो अकबर की ही बात की जा रही है कि 1560 में जो था वो उसने वास्तविक रूप से जो था वो नियंत्रण को हासिल कर लिया था। वास्तविक रूप से क्या मतलब है कि अकबर का किस तरह से कार्यकाल रहा, थोड़ा सा उसके बारे में पता होगा तो आप क्लियरली समझ जाएंगे। अकबर जब राजा बना था ना, अकबर के पास जब सत्ता आई थी तो वो छोटा होता था। अब वो छोटा उस टाइम होता था तो बेरम खान जो था वो उसका देखते थे सब कुछ। बेरम खान को वजीर भी जो था वो बना दिया गया था। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी उस टाइम भी अकबर छोटा था, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई भी जो था वो अकबर की तरफ से बेरम खान ने ही जो था वो लीड की थी 1556 में। ये भी आपको पता होगा। उसके बाद 1556 में पानीपत की लड़ाई हो गई। 1560 तक जो था वो बेरम खान ही जो था वो अकबर का कार्यभार देखता रहा। 1560 के बाद अकबर ने जो था बेरम खान को जितने भी दरबार की गतिविधियां थी उनसे जो था वो मुक्त कर दिया। मुक्त क्यों किया गया? क्योंकि बेरम खान के साथ जो था वो इसकी कुछ तू मैं हो गई, थोड़े से मतभेद बीच में पैदा हो गए, तो इसको जो था वो भेज दिया गया था यात्रा के ऊपर कि मक्का जाओ, मक्का में जाकर यात्रा करो। और फिर ये 1560 में खुद से देखने लगा सब कुछ। और उसके बाद ऐसा नहीं था कि अकबर के कार्यकाल में समृद्धि नहीं आई, इसका जो डिक्लाइन होता रहा साम्राज्य, इसने बहुत ग्रोथ की। उसके बाद इसने अलग अलग क्षेत्रों में जो था वो अलग अलग काम किए जो काफ़ी फेमस बाद में चलकर हुए। बाकी तो अकबर के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 150 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं द मराठा पावर रीच्ड इट्स जेनिथ ऑफ इट्स ग्लोरी ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो बोलते हैं किसके शासनकाल के दौरान मराठा शक्ति अपनी सिद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंची थी? तो मराठा शक्ति अपनी सिद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंची थी बाजीराव फर्स्ट के टाइम में। ऑप्शन सी सही आंसर है। मराठास के बारे में ना बहुत कम क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और एग्जाम में भी बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परंतु अब क्वेश्चन पूछा गया है ना तो डिस्कस करने का एक मौका मिल गया है, थोड़ा सा ज़्यादा जान लेंगे। ये जो बाजीराव प्रथम थे ना, ये 1720 से लेकर 1740 तक जो था वो काम करते रहे। या पेशवा जो था वो इनको नियुक्त किया गया था। इनसे पहले बालाजी विश्वनाथ हुआ करते थे। बालाजी विश्वनाथ एक ब्राह्मण थे, ये भी ध्यान रखना है। कई बार ना एचएस जैसे क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनको अरेंज करो, इनके नाम दे दिए जाएंगे, जैसे कि बालाजी विश्वनाथ दे दिया जाएगा, बालाजी बाजीराव दे दिया जाएगा, माधवराव दे दिया जाएगा, बाजीराव दे दिया जाएगा, तो इनको अरेंज करने को बोल देंगे। तो आपने ध्यान रखना है सबसे पहले इनमें से बालाजी विश्वनाथ आए, उसके बाद बाजीराव आए थे, उसके बाद बालाजी बाजीराव आए, और उसके बाद कौन आए थे? उसके बाद माधवराव आए थे।
फिर बाद में नारायण राव भी आए। तो इस तरह से बाद में आते रहे, परंतु ये आप एक हल्का सा सिनेरियो याद रख लेना कि किस तरह से हुआ था। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ आए, उसके बाद बाजीराव प्रथम आए थे या फिर बाजीराव आए थे, उसके बाद बाजीराव आए, उसके बाद माधवराव आए, उसके बाद नारायण राव आए। और ये भी मराठाओं के कार्यकाल के दौरान ही पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। 1761 में ये पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। अगर मराठा शक्ति की बात हो रही है तो आप शिवाजी को कैसे भूल सकते हैं। शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। शिवाजी का जन्म सिवनेर किले में हुआ था। इनकी माता का नाम भी एग्जाम में पूछा गया है, जीजाबाई इनकी माता का नाम था। इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले था, वो भी आपने ध्यान रखना है। इनके कार्यकाल के दौरान पुरंदर की संधि हुई, 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, डेट पूछी जाती है। तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो था वो 1674 में हुआ था। 1674 में इनका राज्याभिषेक किया गया था। तो ये आप शिवाजी से भी मिलते जुलते क्वेश्चन याद रखना। अभी आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं, तो हिंदी इंग्लिश के सेक्शन को भी हम थोड़ा सा इग्नोर नहीं करते हुए उनको भी डिस्कस करते हैं। 164 क्वेश्चन से देखते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन है, बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके पास दिया गया है। बोलते हैं वन हु डेजर्ट हिज रिलीजन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, उसको अपोस्टेट कहते हैं। अपोस्टेट ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक है, कनक इज एंडोड डैश मैनी ग्रेट क्वालिटीज। तो 165 का होगा कनक इज एंडोड विद, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, विद मैनी ग्रेट क्वालिटीज। आगे है 166, बोलते हैं मीनिंग ऑफ द ईडियम टू बी अप एंड डूइंग। मीनिंग ऑफ ईडियम टू बी अप एंड डूइंग का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा टू बी एक्टिवली एंगेज्ड। ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा 166 का, टू बी एक्टिवली एंगेज्ड। आगे है समास आपके पास, तो अपूर्ण समास, ये रिपीट होने की संभावना है क्योंकि एक आधी बार ही पूछा गया है। अपूर्ण में है समास आपका तत्पुरुष समास। 167 में ए जो है वो सही आंसर है। आगे है निष्पाप, निष्पाप का संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद इसका होगा नी प्लस पाप। ऑप्शन बी देख लीजिए, इस तरह से जो है वो लिखा जाता है। आगे बाघ का पर्यायवाची पूछा गया है। बाघ का पर्यायवाची होता है चित्रकाम। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। बाघ के पर्यायवाचियों में जो है वो सिंह आ जाता है, चीता आ जाता है, व्याघ्र आ जाता है। बाकी बाघ के अलावा एक बाग भी होता है, बाग यानी कि बगीचा। तो बगीचे के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं वो आप कमेंट करके बता दीजिए, आपके लिए काम बच जाता है कि बाघ के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, ये आपको कमेंट करके बताने हैं। आगे बोलते हैं मेहरबान में प्रत्यय पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग स्क्रैप कर दिया गया है, हम भी इसको डिस्कस नहीं करेंगे। और रहती है बात टेलीग्राम की। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना इस तरह से @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं HP हाई कोर्ट क्लर्क की, तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज जो है वो अवेल कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टोटल टेस्ट इसमें 10 प्रोवाइड करवाए गए हैं और इंस्टेंटली अभी जब स्टार्टिंग में लॉन्च की गई है तो 20% डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगी। तो आप इजीली अवेल कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टेलीग्राम सभी पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से इस तरह से सर्च करना @allexam31। टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज को आप अवेल कर सकते हैं 20% डिस्काउंट के साथ। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।